subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय हेलो फ्रेंड्स, आई एम रुचि शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर में। तो कल हम लोगों ने फिजिक्स का जो पार्ट है वो स्टार्ट किया है 12th क्लास का, और इसमें जो पहला यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, उसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इसके बारे में आवेश के हम कुछ प्रकार जाने और कुछ मुख्य तथ्य जाने, और अब पढ़ते हैं विद्युत आवेशों का मूलभूत गुण के बारे में पढ़ेंगे कि आवेश का गुण क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गुण है आवेशों का योग करना। आवेश का योग कैसे होता है? तो आवेश एक अदिश राशि है, अतः किसी निकाय का कुल आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के कारण या अनुसार इसके साथ चिन्ह लगाकर साधारण योग द्वारा जोड़ दिया जाता है, अर्थात Q बराबर Q1 Q2 Q3 प्लस प्लस ऐसे करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आवेश का जो योग होगा वो निकल कर आएगा हमारे सामने। तो याद रखेंगे कि आवेश एक अदिश राशि है और निकाय का कुल योग ज्ञात करने के लिए आवेश का धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह को प्रयोग करके लगाकर इसे साधारण योग द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे आवेश का योग निकल जाता है। तो दूसरा देख लेंगे है क्या गुण। दूसरा है विद्युत आवेश का संरक्षण। इसको वीवीआई बहुत कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है, इसका बहुत चांस रहता है पूछने का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। विद्युत आवेश का संरक्षण। विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इतना हम लोग जान चुके हैं कि आवेश को ना ही हम खुद से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे कोशिश करने से भी नष्ट कर सकते हैं, ये बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा गुण। अब है तीसरा गुण जो है ये भी वीवीआई है, इसको भी देख लेते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटनीकरण, ये पूछता है एग्जाम में और पूछा भी है कई बार। तो किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान सदैव उसके मूल मान के पूर्ण गुणा होता है या गुणन होता है, इसे बोल सकते हैं हम। यानी क्वांटनीकरण, किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान जो होता है वो सदैव उसके मूल मान का पूर्ण गुणन होता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल में जो दिया है ये फॉर्मूला, इसको याद रख लेंगे हम लोग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करने में, उनकी संख्या को ज्ञात करने में और आवेश को ज्ञात करने में सहायक होता है हमारे लिए। मतलब इसके आधार पे क्वेश्चंस बनाएंगे, आगे न्यूमेरिकल आएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया आवेश, ये हो गया संख्या और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है। यहाँ पे कूलम छूट गया है, तो देख लेते हैं। नोट है यहाँ पे कुछ, तो नोट पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे क्योंकि नोट हमेशा से पूछता है, हमेशा से करंट टाइप का रहा है। तो चलिए पहला है आवेश का मात्रक होता है वो कूलम होता है, और जो एक कूलम आवेश है वो 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश एक कूलम के बराबर होता है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और आगे चलेंगे नोट वाला, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और ये हो गया हमारा नोट कंप्लीट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा टॉपिक प्रेरण द्वारा आवेशन, जो कि किसी क्रिया विधि से, किसी प्रक्रिया से हम आवेश कैसे उत्पन्न
कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम जान लेंगे। तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के बिना संपर्क में लाए आवेश उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। मतलब जैसे कि एक आवेशित वस्तु है उस पर चार्जिंग है और एक जो है अनचार्ज है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इन दोनों के जो बिना संपर्क में लाए हुए जब आवेश का उत्पन्न करते हैं तो उसे हम प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ये हो गया। तो अर्थात में हम जान लेंगे और डिटेल से इसको। तो जब किसी आवेशित छड़ को या वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के निकट ले जाया जाता है तो उदासीन कण जो छड़ के निकट होता है उस पर छड़ के विपरीत प्रकृति के आवेश जमा हो जाता है तथा प्रकृति वाला आवेश उदासीन कण के दूसरी सतह पर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार प्रेरित आवेश को प्रेरण द्वारा आवेशन की कहा जाता है या कहते हैं। तो अर्थात में ये मतलब है कि एक आवेशित छड़ है और आवेशित छड़ या वस्तु है किसी उदासीन वस्तु के निकट ले जाया जाता है इसको। तो उदासीन जो कण है जो तो छड़ के नज़दीक होता है, जो छड़ के यहाँ पे नज़दीक है ये वाला पार्ट छड़ के नज़दीक है उस पर इकट्ठा हो जाता है जो इसके कांटेक्ट में रहता है। तो विपरीत प्रकृति के आवेश जमा हो जाते हैं। मतलब इस पे यहाँ पे चार्ज है प्लस का तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यानी विपरीत चार्ज यहाँ पे जमा हो जाते हैं और जमा हो जाता है तथा दूसरा प्रकृति वाला आवेश उदासीन कण या छड़ के दूसरी साइड पे एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार प्रेरित आवेश को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रकार आवेश प्रेरित हो जाता है और उसी को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये हो गया। इसको अगर लिखना हो एग्जाम में तो ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक लिख सकते हैं कि एक धनावेशित आवेश वाले किसी वस्तु को एक उदासीन वस्तु के निकट ले जाया जाता है और दूसरा में लिखेंगे अब आवेशित गोले को जो कि उदासीन कण है वो पास में रखते हैं और उदासीन कण को भूसंपर्कित किया जाता है ताकि गोले पर कोई दूसरा सतह पर उपस्थित आवेश भूमि में इलेक्ट्रॉन द्वारा आकर्षित होकर चला जाए। यानी भूसंपर्कित इसलिए किया जाता है कि जो आवेश है पहला तो उसके जो सामने होता है उस संपर्क में होता है, उसके निकट जो होता है उस पर विपरीत आवेश होता है। जो विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है तो वहाँ से जो दूसरी साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको निकाल दिया जाए, इसलिए वहाँ पे भूसंपर्कित किया जाता है कि वह ज़मीन में अपने अंदर खींच ले। तो ये हो जाता है और हमें आवेश प्राप्त हो जाता है। वैसे तो आगे बढ़ते हैं। जब भूसंपर्क को हटा लिया जाता है अतः अंत में धनावेशित गोले को भी हटा लिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कण पर ऋणावेशित प्रकृति रह जाता है। इस प्रकार उदासीन कण के पास बिना संपर्क किए ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब जो आवेशित जो छड़ था वो पॉजिटिव था और उसके संपर्क में आने के बाद वो भी नेगेटिव, उदासीन अनावेशित जो है वो नेगेटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव चार्जिंग है वो भू संपर्कित द्वारा पृथ्वी के अंदर चला जाता है। वैसे हम लोग आवेश को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए कुछ देख लेते हैं। अदर टॉपिक है चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक। चालक उसे कहते हैं वैसा पदार्थ जो जिससे होकर आवेश का प्रवाह हो, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, या उसे उसे ही चालक कहते हैं। चालक है यहाँ पे।
चालक कहते हैं जो अपने अंदर से जो धारा का प्रवाह करे या विद्युत धारा का, तो उसे ही चालक कहेंगे। इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चांदी और एल्युमिनियम, तांबा, etc इत्यादि हो सकता है। और विद्युत रोधी की बात करते हैं हम, तो विद्युत रोधी वैसे पदार्थ जिससे आवेश का प्रवाह अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है, उसे ही विद्युत रोधी कहते हैं। पहला है लकड़ी, शीशा, ईंट, मतलब जो अपने अंदर से धारा का प्रवाह बिल्कुल ना करे तो उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं या अचालक कहते हैं, अचालक भी कहते हैं इसे। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक वैसा पदार्थ जिससे होकर आवेश का प्रवाह थोड़ा थोड़ा हो, अर्थात ना तो यह रोक सकता है और ना ही पूर्ण रूप से पास होने देता है, उसे ही अर्धचालक कहते हैं। सिलिका ऐसा है, जर्मेनियम जी इसका उदाहरण है। मतलब जो पूर्ण रूप से न तो धारा को प्रवाह कर सके और ना ही तो पूर्ण रूप से धारा को रोक सके, ऐसा कोई बीच का पदार्थ है तो वो है अर्धचालक। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कूलॉम के नियम से स्टार्ट करेंगे, कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि कोई बोरिंग हो यहाँ पे। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय। सपोर्ट करते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। बाय बाय।